आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई तुम्बाड़ जैसी ही मास्टरपीस, एक ड्रामा, हॉरर, थ्रिलर मूवी विरूपाक्ष के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1979 से, जहां वेंकट नाम का एक आदमी किसी तरह की सेरेमनी कर रहा होता है। वेंकट ने एक सर्कल बनाया था जिसमें एक मरी हुई लड़की थी और सामने वेंकट की बीवी भी बैठी हुई थी। वेंकट किसी तरह का रिचुअल कर रहा था जो दिखने में काफी भयानक था। आगे वेंकट की बीवी कांपने लगती है और बाहर एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तभी वेंकट के घर में गांव वाले आते हैं और वो वेंकट को मारना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक वेंकट काला जादू करता था, जिसके चलते उसने गांव के कई सारे बच्चों को खत्म कर दिया था। सभी गांव वाले वेंकट और उसकी बीवी को बाहर लेकर आते हैं और उस वक्त भी वेंकट बिना रुके कोई मंत्र पढ़ रहा था। वहाँ पर एक साधु पंडित थे जो गांव की भलाई के लिए और काली शक्ति को खत्म करने के लिए दोनों को जिंदा ही जला देने का आदेश देते हैं, जिसके तुरंत बाद दोनों को आग लगाई जाती है और उनका बेटा भैरव ये सब देख रहा होता है। वेंकट की बीवी मरते मरते पूरे गांव को श्राप देती है कि आज से 12 साल बाद ये पूरा गांव एक शमशान बन जाएगा और यहाँ के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। अगले दिन भैरव को लेकर गांव वालों में बहस होती है कि ये भी उसी वेंकट का खून है और इस वजह से हमें इसे भी मार देना चाहिए। लेकिन गांव के सरपंच हरिश्चंद्र जी सभी को समझाते हैं और भैरव को किसी दूसरे गांव एक अनाथालय में भेज देते हैं, जहां पर वो दिन रात बदले की आग में जलता रहता है। आगे कहानी 1991 में आती है, जहाँ पर गांव का एक आदमी अपने खेत में काम करने के लिए गया था। तभी उसके पास कुछ ऐसे कौवे आ जाते हैं जिन पर किसी तरह का तंत्र मंत्र किया गया था और वो उस आदमी पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो आदमी उठकर बेसुध से होश में कहीं जंगल में चला जाता है। आगे सूर्या अपनी माँ और दोस्त के साथ उसी गांव में आता है और यह गांव सूर्या की माँ की जन्मभूमि थी और लगभग 15 साल बाद वो इस गांव में आ रही है। आते वक्त रास्ते में एक कौवा उनके गाड़ी पर टकरा कर मारा जाता है, जिसे वो एक अनहोनी मानते हैं। लेकिन सूर्या इन सब बातों को नहीं मानता था, इसलिए वो उस कौवे को हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो सभी सूर्या की माँ की बहन की बेटी पार्वती के घर पर जाते हैं, जो अपने पति और अपने छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वहाँ पर वो ये नोटिस करते हैं कि पार्वती के कान में कुछ दिक्कत है और सूर्या उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। अब गाँव में सावन के एकादशी का मेला लगने वाला था, जिसकी तैयारी शुरू होती है और गांव के पंडित एक पुस्तिका से, जिसके अंदर गांव की सारी समस्या का समाधान लिखा हुआ है, उसे पढ़कर मेले के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी ये बताते हैं। गांव के सभी लोग सिद्धा के बारे में पूछते हैं, जो कि कई दिनों से लापता था और ये वही आदमी था जिस पर कौवों ने हमला किया था और उसे गायब हुए आज 1 हफ्ता हो चुका है। उसी रात सूर्या अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है जो मुर्गियां चुरा रहा था। सूर्या जब उस चोर को पकड़ता है तो वो चोर एक लड़की थी और वो ऐसे ही अपनी मस्ती के लिए मुर्गियां चुरा रही थी, इसलिए सूर्या उसे छोड़ देता है। अगले दिन सूर्या अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद जी के घर खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी मुर्गी चोर लड़की से होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सरपंच की बेटी नंदिनी है, जिसके साथ वो थोड़ा बहुत मजाक करने लगता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर वहाँ आते हैं जो नंदिनी को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उसे दोहरे पड़ने की बीमारी है, जिससे उसका शरीर अकड़ने लगता है और कांपने लगता है और अगर उसे टाइम पर इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अगले दिन सूर्या देखता है कि नंदिनी चोरी छुपी सुधा को, जो कि उसके पिता के नौकर की बेटी है, उसे दूसरे गांव के उसके प्रेमी से मिलाने में मदद कर रही है और सूर्या थोड़ी देर उनसे बात करके उन्हें चिढ़ाता है। सुधा का प्रेमी कुमार उससे बहुत प्यार करता था और गाँव में आने पर उस पर शक होता, इसलिए सूर्या कहता है कि वो गाँव में उसे अपना रिश्तेदार बताकर यहाँ आने देगा और ऐसे वो भी उन दोनों की मदद करता रहेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब नंदिनी भी उसके साथ उससे मिलने आए, क्योंकि सूर्या नंदिनी को पसंद करने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन सुधा कुमार को बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, जिसे सुनकर कुमार काफी दुखी होता है और सुधा को मनाने की कोशिश करता है। जब नंदिनी और सूर्या भी सुधा को समझाने की कोशिश करते हैं, तब सुधा कुमार से अपने प्यार का इजहार करके उससे शादी करने की बात करती है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में अब मेला लग चुका था। साथ ही सूर्या को अपनी माँ के साथ वापस शहर भी जाना था और जाने से पहले सूर्या की माँ उनका घर पार्वती के नाम पर कर देती है, ताकि वो छोटे घर को छोड़कर वहाँ पर अच्छे से रह सके। सूर्या इस बार नंदिनी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन नंदिनी उसके प्यार को स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। वो कहती है कि वो अपनी माँ की यादों के सहारे जी रही है और वो उनसे दूर नहीं होना चाहती। इस पर सूर्या कहता है अगर वो उसे शादी कर ले तो वो उसे उसकी माँ से मिलवा देगा और जब तक वो गांव से बाहर नहीं जाता उसे नंदिनी के जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और मेला भी अब खुल चुका था। दूसरी तरफ हम सिद्धा को देखते हैं, जो इतने दिनों से जंगल में भटक रहा था। सिद्धा की हालत काफी खराब हो गई थी
और उसके शरीर पर बहुत सारे छाले भी आ गए थे। वो गांव में आता है और मंदिर के अंदर जाता है, जहाँ पर खून की उल्टियां कर कर वो मर जाता है। ये बात सबको जब पता चलती है तो सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में ऐसा पहली बार हुआ था। ये सारी बात गलत थी, इसलिए गांव के पंडित वही पुस्तिका पढ़ते हैं और सभी को बताते हैं कि गांव के ऊपर संकट आने वाला है, क्योंकि देवी माँ इस बीच अपने घर यानी कि अपने माता पिता के पास जाने वाली थी, लेकिन वो अभी भी मंदिर में ही है, क्योंकि वहाँ पर एक मौत हो गई है और ये देवी माँ का अपमान है। इसलिए गांव के ऊपर एक श्राप लगेगा, जिससे बचने के लिए उन्हें मंदिर को 8 दिनों के लिए बंद करना होगा। गांव को 8 दिशाओं से बंद करना होगा, जहाँ से ना तो कोई अंदर आ सकेगा ना ही कोई बाहर जा सकेगा। और गांव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर से सभी छोटे से बड़े मंदिर को, चाहे जो भी भगवान की कोई भी चीज हो, उसे ताले से बंद करना होगा। और इन 8 दिनों में शायद शैतानी शक्तियां उन्हें परेशान कर सकती है, जिनसे सभी को खुद ही निपटना होगा। और अगर ये क्रिया असफल हुई या कोई भी गांव से बाहर गया या फिर गांव के अंदर आया तो पूरा गांव श्राप के कारण खत्म हो जाएगा। अब गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एक आदमी अभय राजू, जिसकी बेटी की शादी तय थी, वो जाने लगता है, जिसे सभी लोग रोकते हैं और ना चाहते हुए उसे रुकना पड़ता है। सूर्या, उसकी माँ और उसका दोस्त वहां से जा सकते थे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे और उसकी माँ सालों पहले ये गांव छोड़ चुकी थी। वो लोग गांव से चले जाते हैं और सूर्या आखिर तक नंदिनी के जवाब के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन नंदिनी नहीं आती, क्योंकि उसे दोहरा पड़ने लगता है और उसके सारे इंजेक्शन भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं। डॉक्टर उन इंजेक्शन को दूसरे शहर से मंगवाता है, लेकिन उनके असिस्टेंट का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। उस असिस्टेंट को सूर्या और उसकी फैमिली मिलती है, जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि नंदिनी को बचाने के लिए ये इंजेक्शन वो गांव के अंदर ले जाए। सूर्या बिना समय गवाए अपने पार को बचाने के लिए गांव के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर गांव की सीमा को मंत्रों से बंद किया जा रहा था। सूर्या के अंदर आते ही गांव अब 8 दिनों के लिए बंद हो चुका था, यानी कि सूर्या भी अब गांव से बाहर नहीं जा सकता। गांव तो बंद हो गया था, लेकिन सुधा, जिसका प्लान अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने का था, वो चोरी छिपे गांव से बाहर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर कुमार से मिलती है। सुधा कुछ डरी हुई थी और कुमार उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाते समझाते ट्रेन की पटरी पर जाता है और एक ट्रेन उसे उड़ा देती है। ये सब देखकर सुधा वही बेहोश होने लगती है, लेकिन खुद को संभालकर किसी तरह से वो गांव वापस आती है। सुधा के गांव के अंदर आते ही मंत्र टूट जाते हैं और सुधा अब खुद किसी शक्ति के वश में थी। वो एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अपना सिर डालकर खुद को खत्म कर लेती है। अब इसका मतलब साफ था कि जो श्राप था वो शुरू हो गया था। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलने आती है और सूर्या के प्रति अपने प्यार को कबूल करती है। नंदिनी अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनका लॉकेट, सूर्या को देती है। उसी रात पार्वती को जंगल से किसी के रोने की आवाज आती है और वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे गांव का ही एक आदमी सूरी दिखाई देता है, जो उसी तरह था जैसे किसी ने उस पर काबू कर लिया हो। सूरी खुद को खत्म कर लेता है और पार्वती, जो ये सब देख रही थी, वो खुद को वैसे ही हालत में आकर अगले दिन खुद की जान ले लेती है। और सभी को लगता है कि उसके कान में रहने वाली दर्द की वजह से उसने ऐसा किया होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। अंतिम संस्कार के वक्त सूर्या को पता चलता है कि जिस कान में पार्वती ने कील डाली थी वो उसका सही वाला कान था, न कि वो कान जिसमें उसे दर्द होता था। यानी कि पार्वती ने खुद के ही कान में कील डालकर खुद को खत्म कर लिया था। लोग सोच रहे थे कि जिस कान में दिक्कत थी उसके चलते उसने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने ऐसा अपने सही कान में किया और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी। अब गांव में बातें चलने लगती है कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं। ईश्वर पंडित जी कहते हैं कि जरूर कोई नियम तोड़कर गांव से बाहर गया होगा, जिस पर सरपंच अपने लोगों से सभी घरों को चेक करने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर सुधा के माता पिता डरकर झूठ बोलते हैं कि वो घर पर ही है। वहाँ पर यह भी बहस चल रही थी कि शमशान गांव के बाहर है तो मरे हुए लोगों को कहाँ जलाया जाएगा, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि उन्हें गांव के सीमा पर पड़े घर को ही शमशान बना लेना चाहिए। और ये घर उसी वेंकट का घर था, जहाँ पर मरते हुए उसकी बीवी ने गांव को श्राप दिया था कि 12 साल बाद गांव के सभी लोग खत्म होंगे। तो क्या ये उसकी वजह से हो रहा था? तो नहीं, बात इससे कई गुना ज्यादा बड़ी और भयानक है। गांव के बाहर एक अघोरी के पास एक कौवा मरकर गिरता है, जिसे छुकर उस अघोरी को श्राप के बारे में पता चलता है। वो गांव वालों के पास आकर उनसे कहता है कि उनके गांव के अंदर तंत्र मंत्र हुए हैं और अगर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया तो सभी मारे जाएंगे। वो सभी चीजें ठीक करने में उनकी मदद कर सकता है और वो अपनी शक्ति से ये भी जान गया था कि गांव में 4 लोग मर गए हैं, मगर गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि 2 ही लोग मरे हैं। अघोरी मदद करने अंदर आने लगता है, लेकिन पंडित जी उसे अंदर नहीं आने देते, इसलिए वो अघोरी सब महादेव के ऊपर छोड़कर वहां से चला जाता है।
सूर्या डॉक्टर से कहता है कि पार्वती दीदी के दूसरे कान में दिक्कत थी, तो उसने पहले कान में कील क्यों डाली होगी। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी और बुरी चीज है। और अघोरी की बात बिल्कुल सही थी। दोनों पूछताछ के लिए सूर्य के घर जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही सलामत अपने काम पर जाने के लिए निकला था। आगे पेड़ों के बीच उन्हें सूर्य की साइकिल मिलती है, जिसके थोड़े ही आगे उन्हें सुधा की बॉडी भी मिलती है। सूर्या इसके बारे में सोचने लगता है और उसे सुधा के बैग से ट्रेन के 2 टिकट भी मिलते हैं। सूर्या जब कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक कपल तो आया था, लेकिन वो लड़का ट्रेन के आगे आकर मर गया। सूर्या अपने दोस्त को वहाँ भेजकर ये कंफर्म करता है कि वो मरने वाला लड़का कुमार था। सूर्या बहुत परेशान था और वो सीधा पंडित जी के पास जाता है, जो कि खुद बहुत दिक्कत में थे, क्योंकि उनके गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और दूध की जगह वो खून देती थी। सूर्या उनको बताता है कि जो बात उनसे अघोरी ने कही थी वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर एक श्राप चल रहा है। पहले सुधा के सामने कुमार खत्म हुआ, जिसके बाद सुधा ने खुद का मुंह मधुमक्खी के छत्ते में डालकर खुद की जान ली और उसे ऐसा करते सूर्य ने देख लिया था, मगर वो तब तक खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद सूर्य ने खुद को खत्म कर लिया, जिसे मरते हुए पार्वती दीदी ने देखा था। और अब खतरा उस पर है जिसने पार्वती दीदी को मरते हुए देखा होगा, और पार्वती को किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने देखा था। सूर्या उसे बचाने के लिए उसके घर पर जाता है। वहाँ पर एक आदमी बताता है कि नंदिनी किसी घर की ओर जा रही है और वहाँ से वो एक कुएं में कूद जाती है, मगर सूर्या वक्त रहते वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब तक सभी लोग बहुत डरे हुए थे और नंदिनी बेहोश थी, जिसे देखकर पंडित जी कहते हैं कि ये श्राप हवा में फैल जाएगा और पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। सुधा ने जब अष्टचक्र बंधन तोड़ा तब उस घर की काली शक्ति जाग गई, यानी कि वेंकट के घर की, और उसने उस श्राप को आजाद कर दिया जो मरते वक्त वेंकट के बीवी ने दिया था। पंडित जी इससे बचने के लिए फिर से वही पुस्तिका मंगवाते हैं और इसी बीच सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि आखिर 12 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। डॉक्टर बताता है कि 12 साल पहले इस गांव में सभी बच्चे किसी बीमारी से काफी अजीब तरह से मरने लगे थे और कुछ समय बाद वेंकट शहर से अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आया था, लेकिन वेंकट के ऊपर कोई भी संकट नहीं आया, इसलिए सभी को उस पर ही शक हुआ। और एक दिन सिद्धा ने उसे एक मरी हुई बच्ची को अपने घर पर लाते हुए देखा और गांव वालों को बताया, जहाँ पर वो काला जादू करते हुए पकड़ा गया और उसको उसकी बीवी के साथ जिंदा ही जलाया गया। जिसके बाद उस घर से रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और उस घर में साये दिखने लगे। गांव के खातिर उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सूर्या ये सब सुनने के बाद उनसे कहता है कि उन्हें सारे जवाब उसी घर में मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बुक प्रिंट मिलता है, यानी कि कुछ दिन पहले यहाँ एक किताब थी जो अब यहाँ से गायब है। उन्हें एक छिपी हुई किताब भी मिलती है, जिसके अंदर अथर्ववेद से कुछ क्रिया थी। उसमें मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के बारे में बताया गया था कि मरने के बाद 6 घंटे तक इंसान के अंदर जान होती है। वही उसे नजर तंत्र के बारे में पता चलता है, जिसमें लोग मरते हुए के आंखों में देखकर खुद की जान लेने लगते हैं। इधर पंडित जी पुस्तिका में देखकर बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त बुरी शक्तियां कमजोर होती है और उन्हें श्रापित व्यक्ति यानी कि नंदिनी को एक लकड़ी के संदूक में डालना होगा और सभी को उसके पास थोड़ा खून देना होगा, जिसके बाद में उस संदूक को जलाना होगा। और सिर्फ यही एक तरीका है, नहीं तो पूरा गांव इस श्राप के चलते खत्म हो जाएगा। सभी एक संदूक लाते हैं और हरिश्चंद्र जी उन्हें रोककर काफी मिन्नतें करता है, मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि पूरे गांव के लोगों की जान का सवाल था और 12 साल पहले भी तो उन्होंने यही किया था। तभी सूर्या वहाँ आता है और नंदिनी की जान बचाने के लिए गाँव वालों से कहता है कि उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो गांव के बाहर जाएगा और सब कुछ ठीक करने का तरीका ढूंढकर ही वापस आएगा। पंडित जी इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि अष्टचक्र बंधन तो वैसे भी टूट चुका था, लेकिन उसे ग्रहण के पहले वापस आना होगा, क्योंकि ग्रहण के वक्त उन्हें पुस्तिका की प्रक्रिया करनी है। सूर्य जब गांव से बाहर जाने लगता है तो उसे दूसरे गांव के लोग रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो दूसरे गांव के रास्ते से निकलेगा तो उनके ऊपर भी श्राप आ जाएगा, लेकिन सूर्या जैसे तैसे करके गांव से बाहर आ ही जाता है। सूर्या उसी अनाथालय में जाता है जहाँ पहले भैरव को लाया गया था। वहाँ पर सूर्या को पता चलता है कि भैरव जब यहाँ आया था तो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, ना ही किसी से दोस्ती करता था, और रात भर यहाँ वहाँ भटकता था और क्रिया करता रहता था। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि लोगों को देखकर ही उन्हें वश में करके उन्हें चोट पहुंचाता था। एक रात तो बिना कपड़ों के ही क्रिया करने गया था और वापस आते हुए उन्होंने उसे पकड़ लिया। तब भैरव ने उन्हें छूते ही पैरालाइज कर लिया और वहां से हमेशा के लिए भाग गया। सूर्या उनसे पूछता है कि भैरव हमेशा किस तरफ क्रिया करने जाता था, और वो उसी तरफ भैरव को ढूंढने जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे अघोरी मिलते हैं
जो कि सूर्य को गलत समझकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सूर्य के पास कोई शक्ति थी जिससे वो बच जाता है और अब वो अघोरी उसे खत्म करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वो अघोरी वहाँ आ जाता है जो गाँव में आया था। वो सभी को समझाता है कि सूर्य मदद लेने के लिए यहाँ आया है। सूर्य अघोरी को नजर तंत्र के बारे में बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि यह तंत्र तो सदियों पहले हुआ करता था और ये चीज तो आत्मा की शुद्धि के लिए करी जाती थी, जो कि बेहद ही कठिन है। और अगर कोई ये कर रहा है तो वो पूरे गांव को खत्म करना चाहता है। वो दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी तरह के तंत्र किए जाते थे और अघोरी ये पता लगाते हैं कि भैरव ने यहीं पर वो क्रिया करी थी। वहाँ पर पड़े कुछ डॉक्यूमेंट से सूर्य को पता चलता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार है और उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए खुद की जान दे दी। सूर्य को वहाँ पर असली राज पुस्तिका भी मिलती है जिसे नकली पुस्तिका से बदला गया था, यानी कि गांव के अंदर जो किताब है वो कुमार के द्वारा बदली गई हुई किताब थी और जो कुछ भी अष्टचक्र बंधन क्रिया हुई थी वो भैरव की तरफ से गांव को नष्ट करने की क्रिया थी। वो सब गांव को बचाने के लिए नहीं था, भगवान उन्हें बचा सकते थे, इसलिए मंदिर को पहले ही बंद करके भगवान को ही रोक दिया गया। अघोरी सूर्य को बताते हैं कि ये जो आत्मा होती है वो खुद से कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। सबसे पहले कुमार ने खुद को खत्म किया, एक आत्मा बनकर उसने सुधा को अपने वश में किया और ये सब पहले से इस क्रिया के हिसाब से किया गया था। जिसके बाद सुधा के शरीर के सहारे कुमार की यानी कि भैरव की आत्मा अष्टचक्र बंधन को तोड़ देती है। लेकिन ये अकेले आत्मा नहीं है बल्कि कोई और भी उसकी सहायता कर रहा है और उन्हें देर होने से पहले उस आदमी को खुद को खत्म करने से पहले खत्म करना होगा और इसी तरह से ये श्राप टूट सकेगा। इधर ग्रहण शुरू होने लगता है और सभी लोग नंदिनी को संदूक में डालकर उस घर के पास लेकर आते हैं और अपना अपना खून देना शुरू करते हैं ताकि श्राप को खत्म कर सके। लेकिन उस पुस्तिका में जो कुछ भी लिखा था वो भैरव और उसके साथी का प्लान था, यानी कि गाँव वाले जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, इससे पूरा गाँव मारा जाएगा और पहली बलि इसमें मासूम नंदिनी की होगी जो सूर्या का प्यार है। सूर्या अघोरी के साथ गांव वापस आने लगता है और इसी बीच अघोरी सूर्या से कहता है कि उसके पास भी कोई शक्ति है क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ। उसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर दोनों खुद को संभलकर वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी दूसरे गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं। सूर्या अघोरी को मंदिर खोलने के लिए आगे भेजता है और खुद गांव वालों से लड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब उन्हें बचाने के लिए ही कर रहा है। अघोरी मंदिर खोलता है और सूर्या भी उस घर की तरफ आ जाता है, यानी कि वेंकट के घर की तरफ। वो देखता है कि सभी लोग तंत्र की वश में आ गए हैं। अघोरी सूर्या को बताते हैं कि जिस चक्र में नंदिनी है वो अग्नि चक्र है, वो खुद भैरव की आत्मा को भटकाने का प्रयास करेंगे। तब तक तुम पता लगाओ कि गांव के अंदर कौन है जिसने भैरव का साथ दिया था। अब उन सब गांव वालों के बीच सरपंच हरिश्चंद्र जी नहीं थे, तो सूर्या उनके घर जाता है। वहाँ पर वो तो नहीं मिलते, लेकिन एक तय खाने के अंदर उसे सालों पहले से हो रहे तंत्र के निशान मिलते हैं और एक फोटो भी मिलती है जिसे देखकर सूर्या रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे सरपंच भी मिल जाते हैं जिनसे वो सच पूछता है, लेकिन सरपंच सूर्या से नंदिनी को गांव वालों से बचाने के लिए कहते हैं। लेकिन सूर्या कहता है नंदिनी को गांव वालों से नहीं बल्कि गांव को नंदिनी से बचाना है। और यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उस दिन वेंकट और उसकी बीवी दोनों मारे गए थे और भैरव को अनाथालय भेज दिया गया था। लेकिन फैमिली सिर्फ उन 3 लोगों की नहीं थी बल्कि उनके परिवार के अंदर 4 लोग थे और चौथी थी उनकी बेटी जो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। उस घर के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज उसी की आया करती थी और जो परछाई दिखाई देती थी वो भी नंदिनी की ही थी। शुद्धि के बाद हरिश्चंद्र जी जब वहाँ पर गए थे तो उन्हें वहाँ पर एक बच्ची मिली और अगर वो उस बच्ची को गाँव वालों को सौंप देते तो गाँव वाले उसे मार देते, इसलिए उन्होंने उसे पाला और अपनी बेटी के तौर पर गाँव वालों से मिलाया। और भैरव का साथ नंदिनी ही देती थी जो खुद भी तंत्र करती थी। इधर नंदिनी और उसके अंदर का भैरव अघोरी को हरा देते हैं और अपनी तंत्र क्रिया करके उसी पेड़ को आग लगा देते हैं जहाँ पर उनके माता पिता मरे थे, यानी कि वो दोनों ही अपने माता पिता की मौत का बदला ले रहे थे। और इसके लिए कुमार ने तो खुद को खत्म कर लिया और वो सारे गाँव वालों को उस आग में जाने का आदेश देते हैं। तभी सूर्या वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये सब गलत है। इस पर नंदिनी भी कहती है कि इन गाँव वालों ने भी उसके माता पिता के साथ गलत किया था। उनने उनसे पूछा भी नहीं कि वो क्या करना चाहते थे और उनको मार दिया। नंदिनी असली सच बताती है कि उसकी माँ शुरुआत से ही पैरालाइज से पीड़ित थी और उन्हें ठीक करने के लिए उसके पिता वेंकट ने हर एक चीज अपनाई थी, लेकिन साइंस उन्हें ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धियों को प्राप्त किया और उन्हें एक लॉकेट में डालकर उसकी माँ के गले में पहनाया
और यह वही लॉकेट है जो नंदिनी ने सूर्या को दिया था, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। वेंकट दरअसल कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो बच्चों को मरता देख दुखी था। उसने फैसला किया कि वो दोबारा जिंदा करने की क्रिया से बच्चों को जिंदा करेगा, लेकिन गाँव वालों ने उसे पहले ही कोशिश में पकड़ लिया और गलत समझ लिया, जिसके बाद उससे बिना कुछ पूछताछ किए उसे जान से मार दिया। सूर्या नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती और उस पर हमला करती है, मगर सूर्या के गले का लॉकेट उसे बचा लेता है और वो बार बार नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूलकर गांव वालों को छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने भी नादानी में ही गलती करी थी। लेकिन नंदिनी और भैरव बार बार सूर्या पर हमला करते हैं और इधर गांव वाले भी आग में गिरने लगते हैं। सूर्या को कुछ समझ में नहीं आता और वो खुद पर चाकू से हमला करता है और सूर्या को इस हालत में देखकर नंदिनी पिघलने लगती है, क्योंकि वो भी सूर्या से उतना ही प्यार करती थी जितना सूर्या उससे करता था। नंदिनी कहती है कि उसके प्यार से वो सबको धीरे धीरे से माफ कर देगी, लेकिन सूर्या अपने दिल पर पत्थर रखकर उसी चाकू से नंदिनी को मार देता है, क्योंकि जब तक नंदिनी और भैरव की आत्मा जिंदा है तब तक गाँव का श्राप खत्म नहीं हो सकता। नंदिनी के मरते ही भैरव की आत्मा चली जाती है और गाँव वाले भी होश में आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में नंदिनी का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर सूर्य सबसे कहता है कि उनके द्वारा की गई गलती शिक्षा की कमी की वजह से हुई थी, इसलिए जिस घर को उन्होंने भूतिया बनाया था वहाँ पर उन्हें एक स्कूल बनाना चाहिए। और तभी सूर्या की आंखों में अजीब सी नीली रोशनी देखते हैं, जो शायद ये बताती है कि जो लॉकेट सूर्या के पास है उसकी सिद्धियाँ उसके अंदर है। और ये सीन शायद हमें इस मूवी के दूसरे पार्ट का भी इशारा देता है। तो मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।